बहुत बढ़िया, गजब, ऐड कर दे, ठीक। कहाँ कहाँ तक? ठीक है, आज ये ऐसी ऐसी नहीं चल रहा क्या? ऐसे कैसे बेटा? चलो कोई बात नहीं। बस अब बातें नहीं, बिल्कुल बोर्ड पर। लास्ट लेक्चर में बायोटिक कम्युनिटी की शुरुआत हो चुकी थी, और बायोटिक कम्युनिटी में हमने आपसे कहा कि 4 कैरेक्टर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला कैरेक्टर जो बायोटिक कम्युनिटी का है वो स्पीसीज डाइवर्सिटी, क्योंकि कम्युनिटी के अंदर डिफरेंट स्पीसीज होती है और अलग अलग स्पीसीज का होना डाइवर्सिटी बना रहा है। लेकिन साथ में हमने कहा कि कुछ कम्युनिटीज ऐसी है जहां पर कि बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी, और कुछ कम्युनिटीज ऐसी है जहां बहुत कम डाइवर्सिटी है। तो ज्यादा तो क्यों और कम तो क्यों, मतलब कि कुछ फैक्टर इफेक्ट करते हैं। और उन फैक्टर्स में सबसे पहला आपने पढ़ा, और वो था टाइप ऑफ एरिया, जिसमें लैटिट्यूड और अल्टीट्यूड की बात हुई थी। जल्दी बताइए, लैटिट्यूड किसे कहेंगे? एल्टीट्यूड क्या होगा? जब हम लैटिट्यूड बढ़ाते हैं तो डाइवर्सिटी, जब हम एल्टीट्यूड कम करते हैं तो डाइवर्सिटी ज्यादा होती है। याद रखेंगे आप, डाइवर्सिटी चाहे लैटिट्यूड बढ़ाओ चाहे अल्टीट्यूड बढ़ाओ कम, कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं। और वो एक्सेप्शंस क्यों होते हैं उसके बारे में भी चर्चा आपसे बायोम में करेंगे बेटा। उसके बाद यहाँ पर आपने दूसरा फैक्टर क्लाइमेट पढ़ा, जिसमें टेम्परेचर, रेनफॉल और लाइट की बात हुई थी। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा फैक्टर है? प्रोडक्टिविटी के लिए सबसे, गजब, यहाँ तो कहते ही आ भी गई ना, हाँ। फिर उसके बाद में रेनफॉल कब आंसर करना है? जब टेम्परेचर ऑप्शन में ना हो या फिर बोथ हो, टेम्परेचर रेनफॉल बोथ, तो उस केस में सॉइल कहा है, और सॉइल से रिलेटेड फैक्टर एडेफिक फैक्टर के नाम से पुकारे जाते हैं। एडेफिक टर्म एडिपोज से बनी है, जिसका मीनिंग है अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ। अर्थ के सबसे ऊपर वाली लेयर सॉइल ही बना रही है। तो सॉइल से रिलेटेड जितने भी फैक्टर होंगे, पार्टिकल साइज, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, एयर मूवमेंट, इनऑर्गेनिक मिनरल, जो भी उससे रिलेटेड है, वो सब के सब किस में रखे जाएंगे? एडेफिक फैक्टर में। जब सॉइल पढ़ेंगे तो इनके बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ साइज ऑफ एरिया एक लास्ट आया था, और साइज ऑफ एरिया में जैसे जैसे एरिया साइज बढ़ती 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 जाती है, डाइवर्सिटी भी, लेकिन एक लिमिट तक। उसके बाद क्यों नहीं बढ़ती? गजब, बहुत बढ़िया। आज चर्चा आगे बढ़ेगी, और एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम डाइवर्सिटी से रिलेटेड। यहाँ इस क्वेश्चन में आपको ये समझाया जा रहा है कि वैसे तो नंबर ऑफ स्पीसीज को देखकर आप डाइवर्सिटी बता देते हैं, जहां नंबर ऑफ स्पीसीज ज्यादा वहां की डाइवर्सिटी भी। लेकिन तब क्या होगा जब दो एरिया में नंबर ऑफ स्पीसीज बराबर बराबर हो? तो डाइवर्सिटी देखने के तरीके और भी होते हैं। वो क्या है, आओ डिस्कस करें। यहाँ पर हमारे पास में जब अभी कुछ एरिया बनेंगे, उनके अंदर मैं ए बी सी लिखूंगा, तो आप समझ जाना कि ये यहाँ पर बर्ड की स्पीसीज है। यहाँ ए स्पीसीज, बी स्पीसीज, सी, तीनों अलग अलग स्पीसीज है, तीनों बर्ड ही। समझ पा रहे हैं आप? आप समझ सकते हैं, ये कौवा, ये कबूतर, ये तोता, मतलब है तीनों बर्ड, लेकिन स्पीसीज अलग अलग है। यहाँ जहां कहीं भी मैं एक्स लिखूंगा उसका मतलब होगा मैमल। यहाँ जहां कहीं भी बेटा मैं आई लिखूंगा उसका मतलब होगा इंसेक्ट। ये अपने आप ही आप समझ जाना, जब अभी एरिया में आए तो अपने आप ही क्लियर होना चाहिए। तो ये रहा एरिया 1। ये देखो बेटा, यहाँ पर आप बच्चे देख पा रहे हैं
कि ए बी है, यहाँ पर बी भी है, सी भी है, बताओ कितनी स्पीसीज है? पक्की बात है? तो यहाँ पर आपके पास में 3 स्पीसीज है। क्या तीनों बर्ड हैं? इसका मतलब कि टैक्सोनॉमिकली क्या ये रिलेटेड हैं आपस में? क्लोजली रिलेटेड टैक्सोनॉमी के हिसाब से। ये रहा यहाँ पर हमारे पास एरिया 1 और अब आ रहा है एरिया 2। एरिया 2 के अंदर यहाँ पर आपको कहा गया है कि ए बी है, बी बी। कितने स्पीसीज? 3। 3 ही है बेटा। क्या ये भी रिलेटेड हैं? तो एरिया 1 एरिया 2 दोनों के अंदर नंबर ऑफ स्पीसीज बराबर बराबर है। यहां भी 3, यहां भी 3, यहां भी रिलेटेड, यहां भी रिलेटेड। तो अब हमारा वेटेज डाइवर्सिटी पता करने के लिए इस बात को जाएगा कि कहां पर ऑर्गेनिज्म का डिस्ट्रीब्यूशन इवन है। अरे अरे अरे, इवन का मीनिंग यहां पर 2, 4, 6, 8 से नहीं है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से है। जहां पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ए का, बी का, सी का, अगर ऐसा है तो वहां पर अब डाइवर्सिटी ज्यादा होगी। तो 1 और 2 में कौन ज्यादा डाइवर्स? क्यों डाइवर्स? इवन डिस्ट्रीब्यूशन। गजब। इसके बाद में अब एरिया 3 भी आपके सामने आ रहा है और एरिया 3 में यहां पर आपने देखा कि ए बी है, एक्स बी है, आई बी है। बताओ यहां कितनी स्पीसीज? बहुत बढ़िया। क्या ये तीनों रिलेटेड हैं? हाँ, तीनों अनरिलेटेड है। और अब यहां पर आप 2 और 3 को देखते हैं तो दोनों में नंबर ऑफ स्पीसीज बराबर है, दोनों में इवन है। तो अब आपका वेटेज अनरिलेटेड को जाएगा। अरे एरिया 3 के पास में 2 क्वालिटी है, इवन है और अनरिलेटेड है। सही है? इन तीनों एरिया में अब तक सबसे ज्यादा डाइवर्स 3। 1 और 2 में कौन ज्यादा? 2 और 3 में कौन ज्यादा? यही बात है। एरिया 4 भी आपके सामने आ रहा है। ये रहा एरिया 4 और एरिया 4 में आपने देखा कि ए बी है, एक्स बी है, आई बी है, बी बी है। बताओ 3 और 4 में क्यों? ये बात मतलब समझ जाओ, जहां नंबर ऑफ स्पीसीज ही ज्यादा हो फिर कौन इवन कौन अनरिलेटेड हमें कोई लेना देना नहीं, फिर तो डाइवर्सिटी वैसे ही ज्यादा है। लेकिन ये जब इवन और अनरिलेटेड देखने की बातें होती है, ये तब होती है जब नंबर ऑफ स्पीसीज बराबर होती है, सेम होती है, तब हम वहां पर ऐसा कहते हैं। वरना तो नंबर ऑफ स्पीसीज ज्यादा तो हमें कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। बेटा यहाँ ये रहा एरिया 5, जल्दी मुझे बताना। एरिया 5 के अंदर ए बी है, एक्स बी है, आई बी है, बी बी है, बी बी है। बताओ 4 और 5 में 5 क्यों? E1, E1 4 और 5 के अंदर E1 डिस्ट्रीब्यूशन जा रहा है, इसलिए वो ज्यादा यहाँ पर डाइवर्स हो जाएगा। ये 5 लिखा है बेटा मैंने, यहाँ पर ये एरिया 5। अगर ऐसा है तो इसका यहाँ पर इसका डाइवर्सिटी इससे ज्यादा होगा। अब तो क्लियर है सबको? तो जल्दी जल्दी अब एक और आपके पास में एग्जाम्पल आ रहा है। मान लीजिए आपके पास में 2 एरिया है। एरिया 1 एरिया, यहाँ पर आपने देखा कि काऊ भी है, इंसेक्ट भी है, बर्ड भी है। ठीक बात? यहाँ पर आपने देखा कि काऊ भी है, चूहा भी है और बर्ड भी है। बताओ बताओ एरिया 1 और 2 में कौन ज्यादा डाइवर्स? क्यों? नहीं समझ पा रहे क्या? आराम से सब बच्चों को सुनने दो बेटा, जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ है रुक जाओ बेटा, रुक जाओ इधर। आप देख पा रहे हैं कि दोनों में नंबर ऑफ स्पीसीज बराबर बराबर है, लेकिन एरिया 2 के अंदर आपने देखा कि काऊ और रेड क्या है। इसका मतलब कि यहाँ पर इसके अंदर तीनों अनरिलेटेड है। यहाँ केवल आपको मैमल और बर्ड है। अगर ऐसा है तो यहाँ अनरिलेटेड ज्यादा, तो फिर डाइवर्सिटी भी। बात समझ में आ गई? तो इस तरह से बेटा टेक्सोनॉमी को भी दिमाग में रखना है और टेक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग इसको आंसर करना है। बाय द वे ये आ जाए। वैसे
ये बातें पुरानी एनसीईआरटी में थी, अभी वाली एनसीईआरटी में इसको इंक्लूड नहीं किया, लेकिन बस एक चांस है कि बाय द वे, क्योंकि पहले बायोलॉजी टफ आया, फिर केमिस्ट्री थोड़ा टफ आया, फिर कोई भी आ सकता है, तो इसलिए कोई भी का चांस नहीं ले सकते, और थोड़ा हमें इस तरह की चीजें देखनी पड़ेगी। यहाँ पर अब आप समझ जाइए कि स्पीसीज डाइवर्सिटी पता करने के लिए सबसे पहले आपको नंबर ऑफ स्पीसीज को ही देखना पड़ता है। इसे स्पीसीज रिचनेस के नाम से भी आप पुकार सकते हैं। यहां हम E1 या इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की चर्चा कर रहे हैं, और टैक्सोनॉमिकल अनरिलेटेड तो है ही। मैं आपसे एक बात फिर कह देता हूं, जितने भी केस हो सकते हैं मैंने बोर्ड पर आपके सामने बना दिए हैं। घर जाके कोई भी बालक इसमें अपने हिसाब से एरिया बनाकर दिमाग ना लगाए, क्योंकि आप दो ऐसे एरिया बना दो जिसमें डाइवर्सिटी ढूंढ ही नहीं पा रहे हैं, क्वेश्चन वही आता है जिसका कोई आंसर होता है। तो आपको जो हो सकता है वो मैंने आपके सामने बता दिया, इसी पे दिमाग लगाओ, फालतू दिमाग नहीं लगाना। ये वाला पेज तो हटा दूं? तुरंत बेटा तुरंत, रफ्तार घातक रखो। गर्मी टाइप कुछ हो रहा है ये। एसी सच में नहीं चल रहा गया आज? बोला जाएगा अभी, पहले पढ़ाई करो। कोई बात नहीं, होने दो, गर्मी हो रही है, पढ़ लो। जल्दी जल्दी एरिया बना लो। ये ऐसे नहीं चल रहा क्या? है? ऐसी से इससे नहीं कर रखा हुआ। इसके बाद कम्युनिटी का सेकंड कैरेक्टर है डोमिनेंस। इन तीनों में सबसे ज्यादा वेटेज नंबर ऑफ स्पीसीज पे होगा, सबसे ज्यादा वेटेज। उन दोनों में किसको वेटेज देना है ये प्रैक्टिकली डिसाइड होगा, क्योंकि अभी अभी मैंने एरिया 1 2 बनाए थे पहले वाले, उनमें हम अनरिलेटेड देख ही नहीं सकते क्योंकि है ही नहीं। हमने 3 और 4 बनाया, उसमें हमने 2 इवन देखा तो अनरिलेटेड को वेटेज दिया, वो प्रैक्टिकली एरिया वाइज डिसाइड हो जाएगा। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, हटा दूं ना अब तो। मोबाइल फोन बिल्कुल साइड में रख देंगे आप, क्लास में मोबाइल फोन यूज नहीं होगा, जरूरत ही नहीं है, यहाँ क्या यूज करें, जब्त कर लिया जाएगा। पीछे वाले बच्चे ध्यान देंगे। अब सेकंड, डोमिनेंस। जब भी आप किसी भी बायोटिक कम्युनिटी को देखते हो, जब भी आप किसी भी बायोटिक कम्युनिटी को देखते हो,
तो वहां जितनी नंबर ऑफ स्पीसीज है वो वहां की डाइवर्सिटी है। यही बात बोली बेटा, जितनी नंबर ऑफ स्पीसीज है क्या है, डाइवर्सिटी। लेकिन जितनी नंबर ऑफ स्पीसीज है उनमें से जिस स्पीसीज की इंडिविजुअल का नंबर सबसे ज्यादा वो डोमिनेंट है। पक्की बात है, मैं रिपीट करूंगा फिर सुन लेंगे। किसी भी बायोटिक कम्युनिटी के अंदर जितनी नंबर ऑफ स्पीसीज है वो तो डाइवर्सिटी है, लेकिन जितनी स्पीसीज है उसमें से जिस स्पीसीज की इंडिविजुअल का नंबर सबसे ज्यादा है वो डोमिनेंट है। फिर कम्युनिटी का नाम भी उसी के नाम से पुकारा जाता है। अभी आपके सामने ए बी सी तीन स्पीसीज है, कौन सी डोमिनेंट है? तो ये कौन सी कम्युनिटी है? ए, सही है। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल, आपने कहा कि पाइनस कम्युनिटी हिमालय पर है। अरे बताओ बताओ जल्दी बताओ, क्या हिमालय पर केवल पाइनस है? तो फिर पाइनस कम्युनिटी क्यों कहा? डोमिनेंट है, तो कम्युनिटी का नाम उसी के नाम से पुकारा गया है। यहाँ पर आपने कहा कि प्रोसोपिस कम्युनिटी अरावली पर है। प्रोसोपिस खेजड़ी को कहते हैं बेटा, खेजड़ी राजस्थान वाले समझ गए होंगे, जो नहीं समझा वो प्रोसोपिस ही कहो। बेटा यहाँ पर मैंग्रू मैंग्रू कम्युनिटी सुंदरबन में, बिल्कुल ठीक बात है, सुंदरबन वेस्ट बंगाल। तो इस तरह से ये यहाँ पर आपने उनका नाम लिखा है जो डोमिनेंट है। लेकिन अब एक दिन की बात है, आप हिमालय पर थे, आपने कहा कि चलो एजुकेशनल टूर से आए हैं तो स्टडी भी कर ले, और 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया आपने देखा जिसके अंदर आप बच्चे ऑब्जर्व कर रहे हैं कि पाइनस उगा है और ग्रास भी उगी हुई है। किसका नंबर ज्यादा? ग्रास। अरे छोटी है भाई, कम एरिया में ज्यादा होगी बेटा। अगर ऐसा है तो उस केस में तो हमारी ये बात उलट हो गई, ग्रास कम्युनिटी कहना चाहिए। नहीं बेटा, ऐसे केस में आपका वेटेज किसको जाएगा? बोर्ड पे देखो, जब आपका कंपैरिजन ट्री और ट्री के बीच में हो रहा है तो बराबर के इंडिविजुअल है, लगभग बराबर है, तो अब आप डोमिनेंट नंबर देख के फाइंड आउट करते हो। लेकिन अगर आपका कंपैरिजन ट्री और ग्रास के बीच में हो रहा है तो उस केस में आपका वेटेज बायोमास को जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा बहुत छोटा इंडिविजुअल है बेटा। और जब इस तरह से दो डिफरेंट साइज के इंडिविजुअल में आप कंपेयर करेंगे तो वेटेज किसको जाएगा? बायोमास को जाएगा। बात ठीक? तो वही डोमिनेंट होगा जिसका बायोमास ज्यादा होगा। वैसे देखा जाए तो बायोमास तो हमेशा वेटेज पे था, लेकिन जब ट्री और ट्री के बीच ही कंपेयर करेंगे तो फिर बायोमास देखने की जरूरत ही, नंबर से काम चल जाएगा। लेकिन बहुत बड़ा और छोटा है तो फिर आपको बायोमास देखना पड़ेगा। तो ये सेकंड कैरेक्टर भी कंप्लीट है, डोमिनेंस। थर्ड कैरेक्टर पे आते हैं, कम्युनिटी। पहले एक बात बताओ, क्या डोमिनेंस को मैं कम्युनिटी के अंदर अपनी आंखों से देख सकता हूं? क्यों नहीं देख सकते? जिसके नंबर ज्यादा है वो दिख ही तो रहा है। कम्युनिटी का थर्ड कैरेक्टर स्ट्रेटिफिकेशन, ये हमारी एनसीईआरटी भी लिख रही है। हटा दो बेटा। स्ट्रेटिफिकेशन, बेटा ये खुसर फुसर मत करो यार, पढ़ाई पे ही ध्यान रखो। जैसे ही आपने शब्द टर्म स्ट्रेटिफिकेशन देखा
हमें तुरंत समझ में आ गया, स्ट्रेटा से बनी हुई टर्म है स्ट्रेटा। और जहां भी बायोलॉजी में स्ट्रेटा आता है उसका मीनिंग, इसका मतलब ये हुआ कि हम बायोटिक कम्युनिटी के अंदर लेयरिंग देखना चाह रहे हैं। लेयर, आखिर कौन सी लेयर देखना चाहते हैं, इसके लिए एक बार हम एक फॉरेस्ट में चले गए। हमने देखा कि वहां पर कुछ प्लांट ऐसे हैं जो सरफेस पर ही मूवमेंट कर रहे हैं। क्या मैं उनको सरफेस ड्वेलर कह दूं? कुछ प्लांट ऐसे जिनकी हाइट बढ़ चुकी है, क्या वो हर्ब हैं? जो उनसे बड़े हो गए अंडर श्रब हैं, उनसे बड़े, सबसे बड़े। इसका मतलब उस फॉरेस्ट में प्लांट्स अलग अलग ग्रोथ हैबिट में है। सबसे नीचे वाली लेयर किसकी? उसके ऊपर हर, उसके ऊपर सबसे ऊपर हर एक ग्रोथ हैबिट की लेयर एक स्ट्रेटा। और टोटल लेयरिंग को क्या कहते हैं? तो सीधी बात है, वर्टिकल लेयरिंग। वर्टिकली तो हो रहा है ना। वर्टिकल लेयरिंग ऑफ प्लांट स्पीसीज अकॉर्डिंग टू दियर डिफरेंट ग्रोथ हैबिट, वही क्या कहलाता है बेटा? स्ट्रैटिफिकेशन कहलाता है। सिंपल सी बात है। यहाँ पर आप बच्चे देख पाएंगे कि अगर हम यहाँ पर एक फॉरेस्ट के अंदर आए हैं, तो आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कुछ प्लांट ऐसे हैं जो नीचे ही मूवमेंट कर रहे हैं। उनको आप किस नाम से पुकार रहे हैं? सरफेस ड्वेलर कह रहे हैं। सरफेस ड्वेलर्स। कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनकी हाइट बढ़ चुकी है। बढ़ जाओ। इनको किस नाम से पुकारा बेटा आपने? हाँ। जो इनसे और बड़े हो गए हैं वो क्या हैं? अंडर श्रब्स। थोड़े और बड़े हो जाओ। ये बन गए यहाँ के श्रब्स। और जो सबसे बड़े हो गए हैं, दूर दूर तक के बच्चे कान खोल के सुन लेंगे, ट्री हवा में नहीं है। इनका स्टेम नीचे तक आ रहा है लेकिन आपको दिख नहीं रहा, क्योंकि बाकी की लेयर ने ढका हुआ है। तो यहाँ पर ये रहे ट्रीज। अब आप देख सकते हैं कि हर एक ग्रोथ हैबिट की एक लेयर बनती जा रही है। और हर एक लेयर को एक स्ट्रेटा कहते हैं बेटा। और टोटल लेयरिंग को मिलाकर ही स्ट्रेटिफिकेशन कहेंगे। वर्टिकल लेयरिंग ऑफ प्लांट स्पीसीज जो हो रही है वही स्ट्रेटिफिकेशन है। जरा काउंट करें इस फॉरेस्ट में कितने स्ट्रेटा हैं? 1, 4। अगर किसी भी फॉरेस्ट में आपको 4 से 5 स्ट्रेटा मिल जाए, कह देना वो किसी भी फॉरेस्ट का मैक्सिमम स्ट्रेटिफिकेशन है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। मैक्सिमम वही हो सकता है जिसकी डाइवर्सिटी सबसे ज्यादा। तो बताओ सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी कहां पर है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। क्या ये इक्वेटर के क्लोज है? ओहो, क्या यहाँ का टेम्परेचर ऑप्टिमम है? क्या यहाँ एंजाइम एक्टिविटी सबसे अच्छी है? तभी तो डाइवर्सिटी ज्यादा है। कारण और भी है। यहाँ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मैक्सिमम डाइवर्सिटी, और यही वजह है कि इसको मल्टी स्टोरीड फॉरेस्ट कहा जाता है। मल्टी स्टोरीड फॉरेस्ट के नाम से पुकारेंगे क्योंकि हर एक लेयर एक स्टोरी बन रही है। मंजिल तो बहुमंजिला हो रहा है। ओहो, बहु सुन के खुशी की लहर। अच्छा, यहाँ मल्टी स्टोरीड फॉरेस्ट यहाँ पर आया है, बहुमंजिला। कई सारी स्टोरीज बन रही है। और यहाँ क्लियर स्ट्रेटिफिकेशन देखने को मिलेगा। क्लियर स्ट्रेटिफिकेशन देखने को मिल रहा है। क्लियर का मतलब है कि सरफेस ड्वेलर की एक दो नहीं, बहुत सारी स्पीसीज है। आप आराम से देख सकते हो कि ये रहे सरफेस ड्वेलर, ये रही हार्ब, ये रहे अंडर श्रब्स। आराम से ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्लियर स्ट्रेटिफिकेशन है। तो स्ट्रेटिफिकेशन फॉरेस्ट में कैसे होता है ये तो आपने समझ लिया।
लेकिन अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछ ले, व्हाई स्ट्रैटिफिकेशन अकर इन फॉरेस्ट, नीड ऑफ लाइट, बिल्कुल सही बात। जिसकी लाइट की नीड सबसे कम है, सरफेस ड्वेलर है। जिसकी लाइट की नीड सबसे ज्यादा, वो ट्री है, ट्री है ना बेटा? तो यहाँ पर आपका सीधा आंसर यही होगा, अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ लाइट। अब आपकी समझदारी देखनी है मुझे आगे, या फिर कह दीजिए फॉर एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेस। रिसोर्सेज के अंदर लाइट ही आ रही है, जिसकी लाइट यूज एफिशिएंसी जैसी है उसके हिसाब से अरेंज हो रहा है। बताओ बेटा, जल्दी बताओ। सरफेस ड्वेलर की लाइट यूज एफिशिएंसी सबसे ज्यादा। कम लाइट में भी फोटोसिंथेसिस करना जानता है, तभी तो एफिशिएंसी ज्यादा है रे। लाइट कम मिल रही है फिर भी फोटोसिंथेसिस कर रहा है, तो एफिशिएंसी, दक्षता ज्यादा है ना उसके पास। तो ट्रीज और सरफेस ड्वेलर अगर देखेंगे तो सरफेस ड्वेलर की लाइट यूज एफिशिएंसी सबसे ज्यादा है, कम लाइट में भी फोटोसिंथेसिस कर रहा है। बेटा क्वेश्चन आ रहा है, आने दो बेटा। अगर आपसे कहा जाए कि सरफेस ड्वेलर को यहां से उठाकर किसी ऐसे एरिया में शिफ्ट कर दिया जाए जहां बहुत अच्छी लाइट कंडीशन है, तो बताइए, ऑप्शन आ रहे हैं, बताइए सरफेस ड्वेलर की ग्रोथ बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी, रुक जाएगी, मर जाएगा? मर जाएगा। क्यों बेटा, क्यों मर जाएगा? क्योंकि अब उसकी ऐसी आदत ही नहीं है कि वो हाईलाइट कंडीशन में रहे। उसका क्लोरोफिल डिस्ट्रक्ट हो जाएगा बेटा, वो सरवाइव नहीं कर पाएगा और मोर नहीं, मर जाएगा। तो अगर ऐसा है तो यहाँ पर आप समझ जाओ कि वो सरवाइव क्यों नहीं कर पा रहा है, ये हमने आपको समझा दिया। उसका अडेप्टेशन किस अकॉर्डिंग हो रहा है, उसी अडेप्टेशन में वो रहेगा, उसी तरह के एनवायरनमेंट में वो सरवाइव करेगा। अगर आपने उसका एनवायरनमेंट एकदम बदल दिया तो कह देना उससे, या तो फिजियोलॉजी बदल ले, और नहीं बदल सकता, समझ रहे हैं ना आप बेटा? या तो वैसे बन जाओ कि ज्यादा लाइट को टॉलरेट करो, और नहीं बन सकते तो फिर मरना पड़ेगा। इससे एक बात समझ में आती है कि ग्रासलैंड में भी ग्रास होती है, फॉरेस्ट में भी ग्रास होती है, क्या दोनों की स्पीसीज एक ही है? नहीं बेटा नहीं, ग्रास कह देने से एक नहीं हो जाते, दोनों की स्पीसीज अलग अलग है। ग्रासलैंड की ग्रास वो ग्रास है जो कि हाई लाइट कंडीशन को टॉलरेट कर रही है, अरे यहाँ की ग्रास वो ग्रास है जो कि यहाँ लो लाइट कंडीशन में रह रही है, तो वो एक स्पीसीज वाली नहीं है। ठीक बात। अब अगर कोई आपसे पूछता है कि फॉरेस्ट स्ट्रेटिफिकेशन का बेसिस क्या है, किस बेसिस पर स्ट्रेटा बन रहे हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? नीड ऑफ लाइट या सिंपल लाइट कह दीजिए आप। ये हमने फॉरेस्ट स्ट्रेटिफिकेशन पढ़ा है, ए मार्क कर लीजिएगा, फॉरेस्ट स्ट्रेटिफिकेशन। बहुत बढ़िया। और अब एक झील में चलते हैं और वहां भी थोड़ा सा हम समझते हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। लेक स्ट्रेटिफिकेशन, ये हटा दूं?
फॉरेस्ट स्ट्रेटिफिकेशन का बेसिस क्या था? तो लेक स्ट्रेटिफिकेशन का बेसिस लाइट और टेम्परेचर दोनों होगा। लाइट और टेम्परेचर दोनों है। लाइट की बेसिस पर यहां पर लिटोरल, लिम्नेटिक और प्रोफंडल जोन बनेंगे। टेम्परेचर की बेसिस पर एपी, मेटा और हाइपोलिम्नियन बनेगा। लिम्नियन का मीनिंग लेयर, लेयर। ये तो टेम्परेचर की बेसिस लेयर से है। अभी फिलहाल सिर्फ लाइट की बेसिस पर हम ये तीनों जोन क्या हैं वो देखेंगे। टेम्परेचर की बेसिस पर बाद में, जब टेम्परेचर पढ़ेंगे तब देख लेंगे। फिलहाल लिटोरल, लिम्नेटिक, प्रोफंडल पे चर्चा हो रही है। छिप छिप जल्दी। ठीक। ये रही एक लेक, झील। ये देखिए बेटा, जिसके अंदर भरा है पानी ही होगा। ठीक बात। सबसे पहले ये किनारे वाले एरिया, जो शैलो वाटर है, पानी कम है, जो एक तरह से देखा जाए तो मडी एरिया है, इनको आप यहां पर लिटोरल जोन के नाम से पुकारते हैं। आपको बोर्ड पर ये किनारा दो तरफ दिख रहा है, लेकिन आपका व्यू 3D होना चाहिए। जहां जहां भी झील में किनारा है वो लिटोरल जोन है। ठीक बात। आगे बढ़ो। अब हम आगे की तरफ आते हैं तो ये पानी ही पानी आपको यहां पर दिख रहा है। और यहां ये जो ओपन वाटर एरिया है, इसे आप लिम्नेटिक जोन के नाम से पुकारते हैं। लिम्नेटिक जोन की गहराई कहां तक होगी, ये इस बात पे निर्भर करेगा कि लाइट कहां तक पेनिट्रेट कर रही है। अलग अलग झील में इसकी गहराई अलग अलग हो सकती है। अगर ये झील किसी ऐसी जगह पर है जो दूर कहीं फॉरेस्ट है, जहां ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो पानी क्लियर रहता है, लाइट का पेनिट्रेशन ज्यादा होता है, इसकी गहराई ज्यादा होगी। लेकिन अगर यही झील किसी गांव के किनारे, किसी विलेज के किनारे है, तो आप तो जानते हो बेटा, गांव वाले किनारे आते हैं और नहाते हैं और धोते हैं कपड़े। हाँ बेटा, कपड़े में तो तरह तरह के पार्टिकल मिक्स हो रहे हैं। और अगर ऐसा है तो उस केस में इसकी गहराई में कमी आ जाएगी। जरा नीचे आ जाइए। अब यहाँ लाइट नहीं पहुंच पा रही है, और जब लाइट नहीं आएगी तो ये डार्क एरिया प्रोफंडल जोन के नाम से पुकारा जाएगा। अभी तक 3 जोन, मैं नाम बोलूंगा, जोन का नाम आप बोलेंगे, मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं अलग से, जोन का नाम आप बोलिएगा। एज मतलब किनारा, एज ऑफ लेक, ओपन वाटर जोन, डीप डार्क जोन। समझ पा रहे बेटा? तो यहां पर आपको सिंपल सिंपल यही कहना है कि अगर आपको ये कहा जाए तो लिटोरल है, अगर आपको ये कहा जाए ओपन वाटर,
तो ये यहाँ पर बेटा लिम्नेटिक है, और अगर आपको डीप डार्क बोला जाता है तो ये यहाँ पर बेटा प्रोफंडल है। जरा बोर्ड पे देखिए, सब बच्चे बोर्ड पे देखेंगे एक बार। यहाँ आपके सामने ये वाला एरिया देखो, जहां पर ये पेन चल रहा है अभी, ये देखो डीप बॉटम ऑफ लेग, डीप बॉटम ऑफ लेग, देख पा रहे हैं क्या? जिसे आप और हम बोलचाल में तल कहते हैं, तल, डीप बॉटम, तल, उसे आप बेंथिक जोन के नाम से पुकारते हैं। ये शब्द आपके एनसीईआरटी भी यूज कर रही है। बेंथिक जोन, जो तल है उसको कहा जाएगा। एक बात सुनो, इधर बोर्ड पे देखो, अभी चेपने में दिमाग मत लगाओ इधर। वैसे तो देखा जाए कि जहां जहां तल है वहां वहां बेंथिक है, जहां जहां तल है वहां वहां बेंथिक है, लेकिन जब पहली बार बेंथिक शब्द आपके सामने आए तो आपका पहला व्यू डीप बॉटम का होगा। समझ पा रहे क्या आप? बात, जब बेंथिक शब्द आएगा तो पहला व्यू डीप बॉटम का होगा। वैसे तो जहां जहां तल है वो बेंथिक है, लेकिन अगर आपसे मैं कभी कहूं बेंथिक जोन, तो आपका इमेज पहले डीप बॉटम की ही बनेगी। अगर उससे कुछ और पूछना होगा, समझ पा रहे हैं क्या आप? जब तक वो कुछ एक्स्ट्रा ना लिखे, हमारा व्यू तो डीप बॉटम का ही यहाँ पर बेंथिक के लिए होगा, ये ध्यान रखेंगे आप। एनसीईआरटी एक लाइन लिख रही है, बेंथिक एनिमल का टाइप इस बात पे डिपेंड करेगा कि सेडिमेंट का कैरेक्टर कैसा है। बेंथिक एनिमल किसको कहते हैं? जो तल में रहता है, तल में रहता है। क्या हर झील के तल में मड ही मड है, सैंड ही सैंड है, रॉक ही रॉक है? तो किसी झील के तल में मड हो सकता है, सैंड हो सकती है, रॉक हो सकती है, तो एनिमल का टाइप भी तो उसके अकॉर्डिंग बदलेगा। तो हर झील के तल में मिलने वाले एनिमल क्या एक जैसे हैं? ये एनसीईआरटी आपको समझाना चाहती है कि हर वाटर बॉडी के डीप में मिलने वाले एनिमल्स एक जैसे ही हो जरूरी नहीं है, क्योंकि वहां जब सेडिमेंट बदलता है तो एनिमल का टाइप भी बदल जाता है। तो यहाँ पर लिटोरल, लिम्नेटिक, प्रोफंडल, सब बच्चों को क्लियर है? अब इधर देखेंगे, बोर्ड पे देखेंगे, लिटोरल जोन वो एरिया है जहां पर पानी कम है। अगर यहाँ कोई प्लांट उग रहा है तो ऐसा उग रहा है जिसने अपनी रूट को नीचे पेनिट्रेट कर रखा है और पानी और हवा दोनों में दिख रहा है, एम्फीबियस नेचर है। अरे यहाँ पर ऐसे प्लांट है जो अपनी रूट को नीचे पेनिट्रेट करके ग्रो कर रहे हैं। लेकिन बच्चों एक बात और ध्यान दो, इस झील के पास एक और इकोसिस्टम है जो ग्रासलैंड हो सकता है, फॉरेस्ट हो सकता है। मान लो मैंने आपसे कहा कि वो एक छोटा फॉरेस्ट है, तो जब आप फॉरेस्ट से निकलकर इस झील की तरफ जाओगे तो जहां फॉरेस्ट खत्म झील शुरू होगी, क्या बीच में दीवार होगी? क्या दोनों एक दूसरे से ओवरलैप करेंगे? ये आपका लिटोरल जोन वही है बेटा, जहां दोनों एक दूसरे से ओवरलैप्ड कंडीशन में है। क्या ऐसे एरिया को आप इकोटोन कहते हैं? यहाँ की डाइवर्सिटी कम या ज्यादा? ज्यादा। क्या मैक्सिमम डाइवर्सिटी है? क्या मैक्सिमम अर्थ का मैक्सिमम है? तो कहाँ का मैक्सिमम? इधर और उधर का, क्योंकि इधर वाले भी हैं और जब दोनों होंगे तो डाइवर्सिटी ज्यादा। सही है? थोड़ा आगे बढ़ जाओ। जैसे ही आगे जाएंगे आपको यहाँ पर ऐसे प्लांट भी देखने को मिलेंगे जो सरफेस पे फ्लोट कर रहे हैं, ऐसे प्लांट भी देखने को मिलेंगे जो डूबे हुए हैं और रूट भी पेनिट्रेट कर रहे हैं, ऐसे प्लांट भी देखने को मिलेंगे जो डूबे हुए हैं लेकिन रूट को पेनिट्रेट। क्या तीनों का नाम अलग अलग देंगे हम? जो सरफेस पे ही फ्लोट करेगा, बोलो बोलो, फाइटोप्लैंक्टन। क्या ये वाला यहाँ पर आप देख सकते हैं? क्या कहूं इसको? सस्पेंडेड। सस्पेंडेड का कोई एग्जांपल? यूट्रिकुलेरिया। यहां पर ये वाले रूटेड सबमर्ज्ड। रूटेड इसलिए कहा है क्योंकि रूट को पेनिट्रेट कर रहे हैं। एग्जांपल बोलो रे। हाइड्रिला वैलिसिनेरिया।
यहाँ प्लैंकटन भी है, सस्पेंडेड भी है, सबमर्ज भी है, क्योंकि लाइट है तो ऑटोट्रॉफ है। किसी बच्चे के मन में ये तो नहीं आ रहा कि सर यहाँ पर प्लैंकटन भी है, सस्पेंडेड भी है, सबमर्ज भी है, तो फिर डाइवर्सिटी यहाँ की ज्यादा होनी चाहिए, यहाँ की क्यों? यहाँ जो भी है सब हाइड्रोफाइटिक है। यहाँ हाइड्रोफाइटिक के साथ टेरेस्ट्रियल भी है, वैरायटी ज्यादा, अनरिलेटेड ज्यादा, तो डाइवर्सिटी भी। ठीक बात। नीचे, सबसे नीचे की तरफ जो प्रोफंडल जोन है वहां पर लाइट नहीं पहुंच पा रही है, मैक्सिमम हेट्रोट्रॉफ वहां पर देखने को मिलेंगे, मैक्सिमम हेट्रोट्रॉफ वहां पर है। मैंने मैक्सिमम लिखा ओनली इसलिए नहीं लिखा कि कीमो ऑटोट्रॉफ मिल जाए, कीमो लाइट वाला नहीं, कीमो वाला तो हो सकता है, इसलिए बेटा मैंने मैक्सिमम हेट्रोट्रॉफ टर्म वहां पर लिख दी है। हो गया। यहाँ हाइड्रिला और वैलिसिनेरिया लिखा है। पीछे वो कहाँ बनाया, वो नीचे वाले प्लांट, वो बेंथिक में बनाया क्यों नीचे प्लांट, ये वाले। हाँ हाँ। बोर्ड पे देख के अलग, मतलब जो जहां बन रहा है उसको वहीं बनाओ बेटा, अपने हिसाब से जगह देख के कहीं भी चेप देते हो। नीचे प्रोफंडल जोन में प्लांट नहीं बनाने हैं, लाइट नहीं पहुंच रही बेटा वहां। तो जल्दी से मुझे पी बाई आर, तीनों जोन का पी बाई आर बताओ। पी बोले तो और आर बोले तो
रेस्पिरेशन। पक्की बात है। क्या देखूं यहाँ पर कि फोटोसिंथेसिस में कितना खाना बना और रेस्पिरेशन में कितना कंज्यूम हुआ, ये देखना है। हाँ, फोटोसिंथेसिस में कितनी ऑक्सीजन एवोल्यूट हुई और रेस्पिरेशन में कितनी कंज्यूम हुई, ये देखना है। मैं लिखता जा रहा हूँ, सब बच्चों को एक बार में बात समझ में आ जानी चाहिए। इधर बोर्ड पे अगर मैं सबसे पहले लिम्फेटिक एरिया के लिए लिखूं तो कहूंगा कि पी ज्यादा और आर कम। पक्की बात है। ऑटोट्रॉफ ज्यादा तो फोटोसिंथेसिस, तो फिर पी भी ज्यादा। अगर ऐसा है तो क्या मैं ऐसा कह दूं कि यहाँ का पी बाई आर ग्रेटर देन 1? अब समझना है। यहां से निकल कर इधर आ जाओ, यहां से निकल कर इधर आएंगे तो मैं जो कह रहा हूं मेरे शब्दों पे ध्यान देना बेटा, अपना दिमाग बिल्कुल मत लगाओ अभी। जब मैं यहां से निकल कर यहां आया तो यहाँ के कंपैरिजन में यहाँ की डाइवर्सिटी ज्यादा, यहाँ के कंपैरिजन में यहाँ का फोटोसिंथेसिस ज्यादा, यहाँ के कंपैरिजन में यहाँ का रेस्पिरेशन भी ज्यादा। क्योंकि अब मडी एरिया आ गया है, पेड़ से पत्तियां टूट रही है, पेड़ भी टूट रहा है, एनिमल भी मर रहा है और डीकम्पोजिशन हो रहा है, तो रेस्पिरेशन बढ़ रहा है। डीकम्पोजिशन बढ़ रहा है और डीकम्पोजिशन हाईली ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस है बेटा। मतलब ऑक्सीजन कंजप्शन में अगर सबसे ज्यादा वेटेज आपको किसी को देना है तो डीकम्पोजिशन को देना है। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सबसे ज्यादा वेटेज अगर आपको किसी को देना है तो डीकम्पोजिशन को देना है, ये ध्यान रखना बेटा। ठीक, तो यहां पर पी ज्यादा तो आर भी, लेकिन आर कितना ज्यादा हम कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि थ्योरी पढ़ रहे हैं। हम तो इतना कह सकते हैं कि बढ़ जा रहे आर, मैक्सिमम बढ़ेगा तो पी के बराबर, उससे ज्यादा नहीं। बढ़ जा आर, मैक्सिमम बढ़ेगा तो पी के बराबर, उससे ज्यादा नहीं। क्योंकि अगर किसी भी कम्युनिटी के अंदर आर पी से ज्यादा हो गया तो जितना कमा नहीं रहे उससे ज्यादा खर्चा भारी पड़ जाएगा, बाहर जाएंगे। अगर ऐसा है तो समझ जाओ रे बेटा, यहाँ का पी बाई आर मैक्सिमम अगर है तो क्या है, 1। किसी बच्चे को डाउट इस बात में? पक्की बात। मैं रिपीट कर रहा हूं, यहां से यहां जब आए तो पी आर भी कितना ज्यादा हो सकता है, मैक्सिमम सोच के देखा तो पी के बराबर, तो पी बाई आर इक्वल 1। नीचे आ जाइए, क्या यहां सीधा कह दूं पी कम आर ज्यादा? यहाँ का पी बाई आर लेस देन 1। बस डायरेक्ट 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 ये याद रखना है आपको, कोई चक्कर वाली बात नहीं। जल्दी बताओ, लिम्फेटिक का पी बाई आर ग्रेटर देन 1, लिटोरल, प्रोफंडल। बस लिम्नेटिक से हम प्रोफंडल में जा रहे हैं। लिम्नेटिक का मेरा ये वाला हाथ पी है और ये वाला हाथ आर है। हम लिम्नेटिक से प्रोफंडल में जा रहे हैं। क्या मेरे हाथों का मूवमेंट ऐसा हो रहा है? पी क्या हो रहा है, आर क्या हो रहा है? क्या एक टाइम पर दोनों इक्वल हो जाएंगे? उसे कंपनसेशन जोन के नाम से पुकारेंगे, कंपनसेशन जोन। बस यहां भी P इक्वल्स टू आर, पी बाई आर इक्वल 1। ये दो इकोसिस्टम के बीच का जोन है, ये एक ही इकोसिस्टम में कंपनसेशन। इसीलिए कह रहा हूं वो दो इकोसिस्टम के बीच का जोन है, इसलिए मैं उसको लिटोरल जोन या फिर इकोटोन के नाम से पुकार रहा हूं। लेकिन वो एक ही इकोसिस्टम में कंपनसेट कर रहा है तो इसलिए उसको नाम दिया है। ठीक बात। तो ये लैक स्ट्रेटिफिकेशन भी कंप्लीट। अब इससे ज्यादा यूफोटिक डिस्फोटिक उन टर्म पे मत जाओ, बहुत है इतना। लिटोरल कहाँ है, लिम्नेटिक कहाँ है, प्रोफंडल कहाँ है, कंपनसेशन कहाँ है, पी बाई आर क्या ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, इक्वल 1। बस इतना ही ध्यान रखना है। अब हटा दूं, इक्वल 1, लेस देन 1, ग्रेटर देन 1 लिख लिया सबने? चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। और अब आपको लेक और ओशन में कंपेयर करना है। और ये कंपैरिजन में इसलिए लिखा रहा हूं क्योंकि आगे चलकर एनसीईआरटी के अंदर इंटरटाइडल टर्म आती है। इंटरटाइडल जोन, इंटरटाइडल जोन तो वो कहां होता है, ये यहीं से समझ में आ जाएगा अभी आपको। लेक और ओशन में कंपैरिजन ये हो रहा है कि जिसको आपने यहां पर लिटोरल जोन कहा उसे वहां क्या कहेंगे,
जिसको यहाँ पर लिम्नेटिक कहा उसे वहां क्या कहेंगे, जिसको यहाँ प्रोफंडल कहा उसे वहां क्या कहेंगे, जिसको लिक्टोरल कहा था उसको यहाँ भी लिक्टोरल ही कहेंगे। जरा बोर्ड पे देखो एक बार, लिखना बंद करो। अगर ओशन स्ट्रेटिफिकेशन हमारे सिलेबस में होता, अगर ओशन स्ट्रेटिफिकेशन हमारे सिलेबस में होता और डायग्राम बनता तो कुछ ऐसा बनता, ऐसे ऐसे ऐसे। याद रखना, ओशन में जब आप किनारे से आगे जाते हैं तो गहराई धीरे धीरे बढ़ती है बेटा, ज्यादा आगे आना, एकदम गहरा हो जाता है। समझ पा रहे हैं आप, डूब जाओगे। यहाँ आपके सामने ये वाले एरिया, ये वाले एरिया जो किनारे वाले हैं ये लिटोरल एरिया है। मैं बीच एरिया की बात नहीं कर रहा, लिटोरल से और इधर आओ टेरेस्ट्रियल, ये है बीच एरिया। तो ये किनारे वाले एरिया जहां लहरें आ रही है और वापस जा रही है, उस एरिया को आपने लिटोरल के नाम से पुकारा है। ठीक बात। यहाँ यहाँ पर मान लीजिए कि कुछ चट्टानें पड़ी हुई है इस एरिया पे, लिटोरल पे। जब टाइड हाई होते हैं तो उस केस में यहां पर लहरें आती है और ये चट्टानें पानी से पूरी ढक जाती है। लेकिन जब लो टाइड कंडीशन होती है तो लहरें इन पे टकरा टकरा के वापस आ जाती है। ये बात क्लियर हुई सबको? अब जो मैं नेक्स्ट स्टेटमेंट बोलूंगा वो हर एक बच्चे तक पहुंच जाना चाहिए। लिटोरल जोन का वो पार्ट जो हाई टाइड में पानी से कवर और लो टाइड में एक्सपोज रहता है, इंटरटाइडल जोन कहलाता है। फिर बोलूंगा, लिटोरल जोन का वो पार्ट जो हाई टाइड में पानी से कवर और लो टाइड में एक्सपोज रहता है, वही इंटरटाइडल जोन कहलाता है। इंटरटाइडल क्या बोला? इंटर, हाई और लो टाइड के बीच का एरिया है, जहां हाई टाइड भी फेस हो रहे हैं और लो टाइड भी हो रहे हैं। हाई टाइड में पानी से कवर हो जाता है, लो टाइड में एक्सपोज रहता है। तो ये ही लिटोरल जोन एक तरह का कौन सा जोन बन रहा है? इंटरटाइडल जोन बन रहा है। तो आगे चलकर जब मैं प्रीडेशन कंपटीशन पढ़ाऊंगा तो इंटरटाइडल शब्द यूज करूंगा। वहां पर कोई भी बच्चा मेरे से नहीं पूछेगा कि इंटरटाइडल किसको कहते हैं, हमने समझ लिया है। यहाँ पर जिसे आपने लिम्नेटिक कहा उसे यहाँ पैलेजिक जोन कहा जाता है। ये जो ओपन वाटर एरिया है ना बेटा, पानी पानी दिख रहा है इधर पूरा, ये वाला पानी पानी, ये पैलेजिक जोन एरिया होता है। और जहां लाइट नहीं आती उसे एबेसल कहते हैं। यहाँ पर आपने प्रोफंडल कहा, इसे एबेसल कहा। शब्द याद ना करो चलेगा, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे इंटरटाइडल शब्द सब बच्चे के पास में होना चाहिए, ये जानकारी यहाँ पर आपको देनी थी, इसीलिए बेटा यहाँ पर ये बताया है। राइट। तो आपने अब तक कम्युनिटी के 3 कैरेक्टर पढ़ लिए हैं, जरा जल्दी से बताओ कौन कौन से हैं? स्पीसीज डाइवर्सिटी, डोमिनेंस, स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन फॉरेस्ट और लेक दोनों में देख लिया। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और नया कुछ पढ़ेंगे। फिजियोग्नोमी इस बार हम नहीं बताएंगे आपको, क्योंकि शब्द अपने एनसीईआरटी का पार्ट नहीं। 3 ही कैरेक्टर ध्यान रखो कम्युनिटी के, डाइवर्सिटी, डोमिनेंस और स्ट्रेटिफिकेशन। और अब आगे बढ़कर एक नया टॉपिक ले रहे हैं और वो है इकोलॉजिकल सक्सेशन। अब हमारे एनसीईआरटी का पत्ता 250 शुरू हो रहा है। 250 पेज 250। एनसीईआरटी ना हो कोई बात नहीं आज, लेकिन अगले एपिसोड से सबके पास एनसीईआरटी होनी चाहिए, चाहे काम आए या ना आए, एनसीईआरटी आपके पास होनी ही चाहिए। पत्ता 250, इकोलॉजिकल सक्सेशन। ये पेज पलट दूं। अब एनसीईआरटी
आज हम इसका इंट्रोडक्शन समझेंगे, इकोलॉजिकल सक्सेशन। कल भी हम पढ़ेंगे, मतलब कल के लेक्चर में मोस्ट ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन हो जाएगा, फिर आपको एनसीईआरटी पढ़ना है घर जाके का। पीछे करो बेटा, तुरंत बेटा तुरंत। पीछे तक बच्चों को बोर्ड दिख जाता है ना? दिखता है यार बेटा, ऐसे मत क्या कर, मना कर, जानबूझ के मना कर देता है। ये वाला दिख जाता है, जोर से देखना पड़ेगा। चलिए जी, अब इकोलॉजिकल सक्सेशन, ये कम्युनिटी का ही पार्ट है, उसी के अंदर चल रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप इकोसिस्टम कैसे आएगा मैं समझाऊंगा आपको, अभी ध्यान से। बस अब थोड़ी देर अपना पेन साइड में रखकर मेरी बातें सुनेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन समझ में आना चाहिए कि इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते किसको। जब भी कोई बायोटिक कम्युनिटी किसी नए एरिया में पहली बार आती है, टाइम के साथ, एनवायरनमेंट में चेंज के साथ उसका स्ट्रक्चर और कंपोजिशन बदलता है। बायोटिक कम्युनिटी का स्ट्रक्चर, बायोटिक कम्युनिटी का कंपोजिशन बदलना ही सक्सेशन कहलाता है। मैं रिपीट करूंगा, फिर सुनेंगे। जब भी कोई बायोटिक कम्युनिटी किसी एरिया में पहली बार आती है, टाइम के साथ, एनवायरनमेंट में चेंज के साथ उसका स्ट्रक्चर, पहले ग्रास अब ट्री स्ट्रक्चर बदला है। उसका कंपोजिशन, पहले ग्रास की ही स्पीसीज अब ट्री की भी है, कंपोजिशन बदला है। अरे इस तरह से बायोटिक कम्युनिटी का स्ट्रक्चर और कंपोजिशन बदलना क्या कहलाता है? सक्सेशन। चलिए, वैसे तो मैंने समझाया, लेकिन थोड़ा और सिंपल करते हैं आप लोगों के लिए। मान लीजिए हमारे पास एक बिल्कुल बैरन एरिया है, बिल्कुल बंजर है, कुछ भी नहीं है वहां। पहली बार कोई बायोटिक कम्युनिटी वहां आई, लेकिन ये क्या हुआ, कुछ टाइम बाद पहली कम्युनिटी हट रही है और उसको रिप्लेस करके दूसरी कम्युनिटी आ रही है। फिर धीरे धीरे कुछ टाइम बाद दूसरी वाली कम्युनिटी भी हट रही है और उसको रिप्लेस करके तीसरी कम्युनिटी आ रही है। सक्सेसिव मैनर में एक के बाद दूसरी कम्युनिटी का आना, स्टेट ऑफ स्टेबिलिटी की तरफ जाना सक्सेशन कहलाता है। अरे बात समझ पा रहे हैं क्या? लेकिन मन में आया कि जो पहली कम्युनिटी आई थी उसको हटना क्यों पड़ा, दूसरी कम्युनिटी क्यों आ रही है? अरे बेटा, जब भी कोई बायोटिक कम्युनिटी किसी एरिया में पहली बार आती है, वो अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट करती है और इस इंटरेक्शन से उसका एनवायरनमेंट उसके लिए अनफेवरेबल हो जाता है। और जब उसका एनवायरनमेंट उसके लिए अनफेवरेबल हो जाएगा तो उसको वहां से जाना पड़ेगा। फिर वो आएगा, फिर जिसके लिए एनवायरनमेंट फेवरेबल होगा। ये बात पहुंच पा रही है क्या? जैसे एग्जांपल, आज हम सब ह्यूमंस एक स्टेबल कम्युनिटी की फॉर्म में हमारी अर्थ पे रह रहे हैं। अरे आज हम जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं, व्हीकल्स चला रहे हैं, इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं, ये सब हमारा हमारे एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन है। क्या इस इंटरेक्शन से हमारा एनवायरनमेंट हमारे लिए फेवरेबल हो रहा है? धीरे धीरे लगातार हमारा एनवायरनमेंट हमारे लिए अनफेवरेबल होता जा रहा है। एक दिन ऐसा आएगा जब हमारा एनवायरनमेंट हमारे लिए कंप्लीट अनफेवरेबल हो जाएगा
उस दिन हमें यहां से फिर वो आएगा जिसके लिए एनवायरमेंट, बात पहुंच पा रही है बेटा? वो आने वाला कैसा होगा आज मैं आपको बता सकता हूं। अरे वो आने वाला हाई टेम्परेचर में रहेगा क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हम करके जाएंगे। अरे वो आने वाला गंदा पानी पिएगा क्योंकि पानी गंदा, समझ पा रहे हैं? एक चीज क्लियर हो गई, सक्सेशन एक प्रिडिक्टेबल प्रोसेस है जिसमें नेक्स्ट कम्युनिटी का प्रिडिक्शन पहले से लिया जा सकता है, क्योंकि ये इस बात पे डिपेंड करता है कि बैक कम्युनिटी कैसा एनवायरनमेंट छोड़ के गई है। अरे बैक कम्युनिटी जैसा एनवायरनमेंट छोड़ के जाएगी, नेक्स्ट कम्युनिटी उसके अकॉर्डिंग ही तो आएगी। तो सक्सेशन एक प्रिडिक्टेबल प्रोसेस है, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट कम्युनिटी के प्रिडिक्शन या भविष्यवाणी पहले से की जा सकती है क्योंकि बैक कम्युनिटी जैसा एनवायरनमेंट छोड़ के जाती है उसके अकॉर्डिंग ही नेक्स्ट कम्युनिटी आती है। और जो सबसे लास्ट में आता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, ज्यादा ज्यादा कंप्लीट नहीं। एनसीईआरटी भी लिख रही है कि जो लास्ट कम्युनिटी आती है वो अपने एनवायरनमेंट के साथ नियर इक्विलिब्रियम में है, कंप्लीट नहीं लिखा है। जिस दिन कंप्लीट इक्विलिब्रियम हो गया उस दिन तो अमर हो जाएगा, और अमर होना पॉसिबल हमारी नेचर, हमारी प्रकृति का सीधा नियम है। जो आया है उसे एक दिन, चाहे वो जल्दी जाए चाहे रुक के जाए, जाना सबको है। बोलो बेटा, रुको। हाँ हाँ। क्यों? जब भी कोई बायोटिक कम्युनिटी आती है वो अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करके उसको अनफेवरेबल कर रही है, तो नेक्स्ट कम्युनिटी के लिए एनवायरनमेंट फेवरेबल बना रही है। हाँ, खुद स्टेबल नहीं हो रही, एरिया स्टेबल होने की तरफ जा रहा है, खुद तो हटने की तरफ जा रही है। समझ रहे हैं आप? वो एरिया का जो बायोटिक कम्युनिटी का एनवायरनमेंट बनेगा ना लास्ट में, वो स्टेबल होगा, लेकिन वो भी कंप्लीट नहीं होगा। बायोटिक कम्युनिटीज आर नेवर स्टेबल। एक भी ऐसा नहीं है जो हमेशा के लिए स्टेबल हो जाए, हो ही नहीं सकता। एक दिन तो सबको जाना ही पड़ेगा। ठीक बात है? ह्यूमन भी जाएंगे एक दिन, बिल्कुल जाएंगे। बायोटिक कम्युनिटीज आर नेवर 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 स्टेबल, कह दिया, बस कह दिया। कभी कंप्लीट स्टेबल कोई हो ही नहीं सकता, जाना ही पड़ेगा। हाँ, ह्यूमन अपनी समझदारी से इस टाइम को डिले कर सकता है और अपनी बेवकूफी से जल्दी भी ला सकता है, क्योंकि तैयारी तो सबने कर रखी है पहले से ही। बड़े बड़े बॉम्ब्स बना रखे हैं, पता नहीं हाइड्रोजन बम, एटम बम जो भी होते हैं, क्या क्या। अगर ऐसा है तो वो वही तैयारी है कि एक दिन हमें जाना है। समझ रहे हैं आप? तो अपने आप उस डायरेक्शन में हम बढ़ते जा रहे हैं। चाहे वो एनवायरमेंट के कंडीशंस को लेकर ही आप देखते जाओ, एनवायरमेंटल कंडीशंस भी बदलती जा रही है और ये अपने आप अनफेवरेबल होता जा रहा है। तो ये चीजें हो सकता है कि किसी दूसरे के लिए हम फेवरेबल एनवायरमेंट बना रहे हो सकता है, क्योंकि हम प्रिडिक्शन तो यही करेंगे कि उसके बाद आने वाला उस तरह के एनवायरमेंट में रहेगा, लेकिन जब तक होमोसेपियन सेपियन रह रहा है उसके लिए ये एनवायरमेंट है। होमोसेपियन फ्यूचरिस्ट क्या होंगे वो अलग बात है? होगा, लेकिन स्पीसीज बदल जाएगी। यही स्पीसीज सरवाइव करेगी जरूरी नहीं है बेटा। बहुत होना चाहिए बेटा। बच्चे सोच रहे हैं उस बारे में, बहुत अच्छी बात है। भावुक होना जरूरी है, सिर्फ रटना थोड़ी है। नीट से पहले ही भावुक हो रहे हैं? अच्छा, तो चलो देखते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं कि कोई आता है तो जाता कैसे है, गलती करके जाता है, देखते हैं। और इसके लिए बेटा हम आपकी बात नहीं कर रहे, आप चुप रहें। लीथोसेरे का एग्जाम्पल लेते हैं।
लिथो, लिथो टर्म रॉक के लिए आई है। सेरे क्या है अभी थोड़ी देर बाद आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन एक चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि सक्सेशन रॉक पे हो रहा है। अब आराम से देखते चलो, आपको बात समझ में आ जाएगी कि मैं क्या कह रहा था। देखेगा, ये रही खाली पड़ी हुई चट्टानें। मेरे शब्दों पे ध्यान देंगे, ध्यान से। बिल्कुल बैरन रॉक है बेटा, कुछ भी नहीं है इनके ऊपर, कोई बायोटिक कम्युनिटी नहीं। सरफेस देखो रे, ड्राई और सॉलिड है। बच्चों मैंने सरफेस ड्राई कहा है, मैंने एरिया ड्राई नहीं कहा। खूब पानी बरसता है यहां, लेकिन इनके ऊपर रुकता ही नहीं है, बह के नीचे आ जाता है, थोड़ी देर बाद सूख जाती है। चलो, इसके ऊपर तो कुछ भी नहीं है, लेकिन आसपास तो कुछ होगा। वहां से सीड, वहां से स्पोर्स उड़ उड़ के आते हैं, यहां गिरते हैं, उग ही नहीं पाते। उगे कैसे? क्या बोला? क्या बोला? अनफेवरेबल है। यहां तक की बात क्लियर? एक दिन किस्मत की बात है, कहीं दूर या पास से क्रस्टोज लाइकेन के स्पोर उड़ के आए। और क्रस्टोज लाइकेन आप जानते हैं कि ड्राई और सॉलिड पे उगता है, उसके लिए ये एनवायरमेंट फेवरेबल है। वो यहां आकर वो स्पोर इसके ऊपर गिर गिर के उग उग जाते हैं, क्योंकि उनके लिए ये एनवायरमेंट। पहली बायोटिक कम्युनिटी आ गई है। नाम बोलो रे, क्या कहा? क्रस्टोज लाइकेन। लाइकेन तीन प्रकार का होता है ना, क्रस्टोज लाइकेन, फोलियोज लाइकेन, फ्रूटिकोज लाइकेन। तीन तरह का होता है बेटा, सबने दो ही सुना हुआ है मतलब, हाँ तीन होता है, क्रस्टोज, फोलियोज और फ्रूटिकोज लाइकेन। पहली कम्युनिटी कौन सी आई? शब्दों पे ध्यान दो, मैंने कम्युनिटी कहा है, इसका मतलब क्रस्टोज लाइकेन की एक से ज्यादा स्पीसीज आई है। क्रस्ट, क्रस्ट पपड़ी जैसे फ्लैट चिपक जाता है इसके ऊपर। क्रस्टोज रह रहा है, रहो क्रस्टोज, हमें क्या दिक्कत, लेकिन रहते रहते गलती कर गया। और पता है इसकी गलती क्या हुई? इसने चट्टान पे आकर जब इसको इनऑर्गेनिक मिनरल की रिक्वायरमेंट हुई, तो इसने ऑर्गेनिक एसिड सिक्रीट करना शुरू कर दिया। आदत है इसकी ऑर्गेनिक एसिड सिक्रीट करना। वो तो शुरू में ही कर दिया था, लेकिन शुरुआत में अमाउंट कम, अब धीरे धीरे ऑर्गेनिक एसिड का अमाउंट बढ़ रहा है। तो चट्टान की सरफेस टूट रही है। सरफेस, पूरी चट्टान के टुकड़े नहीं हो गए, चट्टान की सरफेस टूट रही है। और जब सरफेस टूटेगी तो इस तरह से चट्टान के छोटे छोटे पार्टिकल बनते जा रहे हैं। और जब रॉक पार्टिकल इस तरह से बन जाएंगे, तो आप जानते हैं कि ड्राई तो है, लेकिन बताओ क्या सॉलिड है? हो, सॉफ्ट हो गया है। अरे बताओ बेटे बताओ, जल्दी बताओ, क्या क्रस्टोज लाइकेन ड्राई और सॉफ्ट पे रहने आया था? क्रस्टोज लाइकेन ने अपने एनवायरमेंट के साथ इंटरैक्ट करके अपना एनवायरमेंट अपने लिए, अब उसे वहां से फिर वो आएगा जो ड्राई और सॉफ्ट पे रहता हो। वो कैसा होगा, बात समझ पा रहे हैं? जो ड्राई और सॉफ्ट। और ड्राई और सॉफ्ट पे रहना काम फोलियोज लाइकेन का है। कौन सा लाइकेन? क्या फोलियोज लाइकेन के स्पोर पहले भी आए थे? उग ही नहीं पाए। उगते कैसे बेचारे? ड्राई और सॉलिड था, लेकिन जैसे ही उनके लिए एनवायरमेंट फेवरेबल हुआ, अब उनकी ग्रोथ होगी कि नहीं होगी? तो यहां पर उग जाओ फोलियोज। छोटे छोटे लीफ लाइक लॉब होते हैं ना, ऐसे 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 ऐसे। ये राइजोइड से बेटा इसके नीचे, हाँ बेटा ऐसे ऐसे उग जाते हैं फोलियोज। आओ, एक बात बताओ रे बेटा,
जब फोलियोज लाइकेन आया तो क्या क्रस्टोस सारा मर गया? जहां जहां चट्टान अब भी सॉलिड है, वहां वहां क्रस्टोस लाइकेन अब भी रह रहा है। लेकिन एक बात कंफर्म है, अब क्रस्टोस के नंबर कम होते जा रहे हैं। अब वो डिसअपियर भी हो सकता है, हो ही जाएगा जरूरी। लेकिन एनवायरमेंट अब किसको फेवर कर रहा है? फोलियोज लाइकेन को। तो उसकी ग्रोथ नेक्स्ट कम्युनिटी के आने पर बैक कम्युनिटी धीरे धीरे कम होती चली जाती है और नेक्स्ट कम्युनिटी के नंबर बढ़ते हुए चले जाते हैं। ठीक बात है। फोलियोज रह रहा है और यहां पर देखो छोटे छोटे पार्टिकल है, स्मॉल पार्टिकल ऑफ रॉक। एक बात बताओ, क्या क्रस्टोज मरा है तो यही मरा है क्या? तो उसके डिकम्पोजिशन से क्या बना है? क्या रॉक पार्टिकल और ह्यूमस दोनों मिलके सॉइल बनाते हैं? ओ हो, जहां कभी खाली चट्टाने पड़ी थी, सॉइल बनना शुरू हो रहा है। देखो एनवायरनमेंट बदल रहा है बेटा। और अब फोलियोज लाइक थोड़ी जगह बना लेते हैं। अरे अरे, हाँ अब ठीक है बेटा। यहां पर आप देख पा रहे हैं कि फोलियोज रह रहा है, लेकिन रहते रहते इसकी गलती क्या हुई? इसे अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए एनवायरनमेंट से मॉइस्चर चाहिए। मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है तो उसकी कुछ ड्रॉपलेट्स नीचे गिर रही है। और ड्रॉपलेट्स जब यहाँ गिरेगी तो उसे रोकने वाला अब कोई आ चुका है। ह्यूमस कॉलॉइडल होता है, ये यहाँ पर उसको रिटेन रख रहा है। और जब मॉइस्चर को रिटेन रखेगा तो उस केस में आप बच्चे देख सकते हैं कि अब चट्टानों का सरफेस यहाँ ड्राई नहीं, मॉइस्ट और सॉफ्ट तो था ही सही। जल्दी बताओ, क्या फोलियोज लाइकेन मॉइस्ट और सॉफ्ट पे रहने आया था? फोलियोज लाइकेन ने अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट करके अपना एनवायरनमेंट अपने लिए, अब उसे वहां से फिर वो आएगा जो कि मॉइस्ट और सॉफ्ट पे रहता हो। अरे आप कुछ समझ पा रहे हैं कि कोई आता है तो गलती करके कैसे जाता है? समझ पा रहे बेटा यहाँ पर? और नेक्स्ट वाला कैसे आ रहा है, ये बात क्लियर हो रही है? तो अब मॉइस्चर में रहने वाला अगर आएगा तो वो कौन होगा? मॉसेस, ब्रायोफाइट। और अगर ऐसा है तो मॉस उग जाओ, छोटी छोटी पत्तियां, राइजोइड फुट सीटा कैप्सूल, छोटे छोटे राइट, ऐसे ही है। फ्यूनेरिया का डायग्राम आप बच्चों ने देखा हुआ है। हाँ, रुक जाओ बेटा, यहाँ इस तरह से मॉसेस ग्रो कर जाती है। आपने 11th एनसीईआरटी ब्रायोफाइटा में पढ़ा है कि मॉस ग्रीगेरियस नेचर की है। ग्रीगेरियस बोले तो ग्रुप में रहने वाले। छोटी छोटी पत्तियां ऐसे बिछ जाती है जैसे किसी ने ग्रीन कारपेट बिछाया हो। तो इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन कम, बरसात कम नहीं होती, बरसात का असर कम हो जाता है। अब सॉइल एरोजन, और जब सॉइल एरोजन नहीं होगा तो सॉइल का अमाउंट कम होगा कि ज्यादा? मॉइस्चर का अमाउंट कम होगा कि ज्यादा? क्या नई नई कम्युनिटीज प्रमोट हो रही है? एनसीईआरटी लिखती है ब्रायोफाइट्स में कि ब्रायोफाइट्स लिटिल इकोनॉमिक बट ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। इकोलॉजी में आकर इसने क्या किया समझ पा रहे हैं क्या? डेंस मैट बनाया, इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन कम किया, सॉइल एरोजन को बचाया, यहाँ इन्होंने मैमल और बर्ड को फूड दिया, नई नई कम्युनिटीज को प्रमोट किया, मॉइस्चर बढ़ाया, सॉइल बढ़ाया। अगर ये सब कर रहा है तो इकोलॉजी में गजब का इंपॉर्टेंस आ रहा है। और अब धीरे धीरे यहाँ पर हर्ब आ रही है, धीरे धीरे यहाँ पर श्रब्स आ रहे हैं, धीरे धीरे यहाँ पर ट्रीज आ रहे हैं। बेटा जब ट्रीज आ गए तो क्या यहाँ पानी पानी हो गया? हाँ,
क्या वहां पर कुछ नदियां बहने लग गई क्या? अरे क्या सूखा पड़ गया? ना पानी पानी ना सूखा, इसका मतलब मीडियम वाटर कंडीशन। और मीडियम वाटर कंडीशन में जो उगता है मीजोफाइट, क्या इस मीडियम वाटर कंडीशन को आपकी एनसीईआरटी मैजिक कहती है? और मैजिक कंडीशन में उगने वाला क्या है? जो सूखे में उगता है वो 0.5, पानी में उगता है, मैजिक में उगता है। दूर दूर तक ध्यान से सुन लेना, मीजोफाइट्स मतलब मीडियम वाटर कंडीशन हमारी अर्थ की सबसे स्टेबल कंडीशन मानी जाती है, सबसे स्टेबल है। अरे सक्सेशन चाहे सूखे से चले चाहे पानी से चले, जाना कहां है? मैजिक पे जाना है, मीजोफाइट पे जाना है। सब जाना कहां चाहते हैं? मीजोफाइट पे बेटा। लेकिन क्या हर कोई वहां पहुंच पाते हैं? हर किसी को एनवायरमेंट ये मौका नहीं देता बेटा, वहां वही जाता है। आप सब अपने अपने हिसाब से क्यों सोच लेते हैं? वहां वही जाता है जिसे एनवायरमेंट बुलाता है, मतलब सपोर्ट करता है। आज अपनी अर्थ के बड़े बड़े ग्रासलैंड देखो, सक्सेशन ग्रास पे अटका हुआ है, क्योंकि इतनी ज्यादा बरसात नहीं होती कि फॉरेस्ट बन जाए, इतनी कम नहीं होती कि डेजर्ट बन जाए, अटक गए ना ग्रास पे। क्या एनवायरमेंट उन्हें आगे बढ़ने का मौका दे रहा है? नहीं बेटा। लेकिन अगर उन्हें मौका मिले तो वो भी जाना यही चाहते हैं बेटा, क्योंकि हर किसी को स्टेबल होना है, हर कोई चाहता है कि वो स्टेबल हो जाए। तो सब जाना वहीं चाहते हैं, लेकिन हर कोई पहुंच नहीं पाता। पर आपको तो यहीं पहुंचना है एग्जाम में बेटा। आपके लिए तो मेजोफाइट ही लास्ट स्टेप है, ये आप ध्यान रखेंगे। अगर उसे कुछ और कहना है, वरना हम तो पहले, तो हमारे लिए तो एक्सट्रीम कंडीशन यही होगी, लास्ट कम्युनिटी मेजोफाइट ही आ रही है। लेकिन एक बात और बताओ, क्या मेजोफाइट हमेशा के लिए स्टेबल है? बायोटिक कम्युनिटीज आर नेवर स्टेबल। किसी दिन बाढ़ आ जाए, लावा आ जाए, इनको भी जाना पड़ सकता है। ऐसा नहीं है कि जो वहां पहुंच गया कि वो बस हमेशा हाँ, नहीं बेटा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, शानदार। सब बच्चे समझदारी की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन सही ट्रैक से बढ़ना है बेटा। अब इधर 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 जल्दी से एक दो बातें और बता दो मुझे। जब यहां से वहां हम गए, यहां से यहां ट्री तक, यहां से हाँ यहाँ जब क्रस्टोज लाइकेन से ट्री तक हम पहुंचे तो डाइवर्सिटी कम या ज्यादा? जब ट्री आ गए तो क्या पीछे वाले सारे मर गए? लेकिन डोमिनेंट कौन है? कहा था ना मैंने आपसे, इसका मतलब पीछे वाले भी रह रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कम्युनिटी किस मतलब एनवायरनमेंट किसको सपोर्ट कर रहा है? ट्रीज को। जब यहाँ क्रस्टोज लाइकेन से ट्री पे गए तो बताओ, क्या शॉर्ट लिव से लॉन्ग लिव हो रहे हैं? लेस स्टेबल से मोर स्टेबल हो रहे हैं? क्या यहाँ से वहां जा रहे हैं तो बायोमास बढ़ रहा है, डाइवर्सिटी बढ़ रही है? एक बात बेटा, आराम से। आपने एक बात ऑब्जर्व की, क्रस्टोज लाइक केन, फोलियोज लाइक केन, मॉस, हर्ब, शर्ब, केवल प्लांट का चेंज। गजब, कुछ कर गुजरोगे बेटा। सक्सेशन प्लांट के चेंज को फोकस करता है, लेकिन साथ के साथ एनिमल और माइक्रोब भी बदल रहा है, अंडरस्टूड है? क्योंकि जैसा प्लांट अपने आप आ जाएगा, अगर ऐसा है तो डाइवर्सिटी बढ़ रही है, बायोमास, ह्यूमस बढ़ रहा है, यही सब कुछ हो रहा है। और क्या क्या हो रहा है जानने के लिए देखते रहें, कीप वॉचिंग। चले बेटा, जाओ।
ये अपने आप लॉग आउट कर देना, फिर आप लॉग कर देना बेटा। हाँ जी। हाँ हाँ